हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज अपन करें इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16। मतलब कि यहाँ तक कर लिया था अपन ने मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन बता दी कैसे कैसे बनती है। अब अपन करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ग्रुप 16 के। तो सबसे पहले अपन के पास ओजोन आती है भाई। ओजोन की प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्मॉल स्केल प्रिपरेशन लार्ज स्केल प्रिपरेशन में अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी ओजोन की ऑक्सीजन की पूछी जा चुकी हैं। कलरलेस होता है भाई, ऑर्डरलेस होता है, पानी में सोल्यूबल हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, रिएक्ट विद मोस्ट मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर सभी मेटल के साथ भी और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर देता है भाई। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये नोट लिख रखा है, नोट देख लेना भाई। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को भी शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लो, Mn2O7 होगा, CrO3 होगा, V2O5 होगा। ये क्या है, जिनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये पूछा गया है भाई एक बार, तो इसको देख लेना, ठीक है। यूज़ इसके कहाँ का यूज़ किया जाता है? वेल्डिंग में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, कंबशन ऑफ फ्यूल में, मतलब कि उस फ्यूल के कंबशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, स्टील के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें तो ऐसे ही था, बट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन के पास मतलब कि ट्रांसपोर्टेशंस आती हैं, जैसे कि ओजोन से ऑक्सीजन बनते हैं तब कैसी क्या रिएक्शन होती है, और ऑक्सीजन से जब ओजोन बनती है तब कैसी रिएक्शंस होती हैं। ये पूरा 5 नंबर बोर्ड वाले भी पूछते रहते हैं, तो ये देख लो एक बार। ओजोन जो है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। फॉर्मेशन होती है 20 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है अपन को किससे? यूवी रेज से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब प्रिपरेशंस कैसे कैसे पूछी गई है मैं बताता हूँ अभी तुम्हें। जैसे कि 3 मोल डाइऑक्सीजन ले लिया, उससे अपन ने बनाया भाई ओजोन 2 मोल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन भी इसकी पॉजिटिव आएगी, और परसेंटेज कन्वर्जन जो हो 10% होगा, ठीक है। रिएक्शन अकर्स इन ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में इसका यूज़ किया जाता है, और प्रिवेंट करती है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन के डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है भाई। ओजोन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ओजोन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं भाई, प्योर पेल ब्लू गैस शो करती है, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू हो जाती है, और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड में क्या हो जाती है? वॉयलेट ब्लैक को शो करती है, ठीक है। और हार्मलेस होती है, कुछ अमाउंट में हेडेक मत कर सकती है। और थर्मो के अकॉर्डिंग ओजोन जो है ना, वो लेस स्टेबल होती है ऑक्सीजन से, मतलब कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल होती है ओजोन से, ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? रिएक्शन को उल्टी करोगे तो इंपॉर्टेंट है। जब ओजोन से डाइऑक्सीजन बनाते हैं तब रिएक्शन पूरी पलट जाती है। कैसे? जब 2 मोल ओजोन से 3 मोल डाइऑक्सीजन बनाओगे तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो नेगेटिव आती है भाई, ठीक है। डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, उससे क्या होगा? उससे अपन को यह पता चल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो सीधा पता चल गया डिकम्पोजिशन ओजोन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि लिबरेशन करने एसेंट ऑक्सीजन को क्या कर देता है? हटा देता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये मैंने पूछी गई। कैसे पूछी गई अब बताता हूँ मैं तुम्हें। ये पूछा गया है कि जब मतलब कि डाइऑक्सीजन की मतलब कि 3 मोल डाइऑक्सीजन लिया, उससे मतलब कि 2 मोल ओजोन बना, तब रिएक्शन कैसी हुई? एंथैल्पी हाइड्रेशन कैसी आई? बोले पॉजिटिव आई। रिएक्शन कैसी बनी? एंडोथर्मिक रिएक्शन बनी। उसके बाद उसने पूछा अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और डेल्टा एस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा भाई। रिएक्शन एक्सोथर्मिक बन जाएगी अपनी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव आ जाएगी। ऐसे पूछा गया है। बाकी तुम्हें पता भी होना चाहिए वैसे नॉर्मली, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई ओजोन की तरफ से, तो ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं भाई आगे। आगे कुछ रिएक्शंस हैं। तो ओजोन की रिएक्शन जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो NO2 बना दिया भाई इसने, प्लस का O2 बना दिया, तो ये पता होना चाहिए रिएक्शन। और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो एमिटेड कर दी सुपरसोनिक जेट प्लेन के लिए एमिटेड है भाई। मतलब कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन में इसका बहुत बड़ा रोल माना गया है, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद उसने बताया फ्रीओन्स क्या होते हैं। फ्रीओन्स मतलब कि एरोजोल स्प्रे और रेफ्रिजरेंट में काम के लिया जाता है भाई, और ओजोन लेयर को डिप्लेटिंग करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड होते हैं भाई इसमें, CH4 इथेन भी पाई जाती है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है ओजोन का, डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है सारे के सारे। बेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई इसका। थर्मल डिकम्पोजिशन ओजोन की देखोगे तो एक्सोथर्मिक होती है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ये तुम्हें आंखों में से निकालनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो थी कि ओजोन से दो मोल ओजोन से जब 3 मोल डाइऑक्सीजन बनाते हो, या फिर 3 मोल डाइऑक्सीजन से 2 मोल ओजोन बनाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ें तो ठीक है। उसके बाद यूज़ देख लो भाई कुछ। यूज़ मतलब कि इनके जर्मिसाइड में यूज़ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है।
डिसइंफेक्टेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, प्योरीफिकेशन करता है पानी की, प्रोडक्शन करता है KMnO4 को, और ब्लीचिंग ऑफ ऑयल, फ्लोरो स्टार्च एक्सेट्रा, इन सभी में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये तो छोटी छोटी बातें थी, बट अभी स्टार्टअप होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन का तो फंडा इतना ही था, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा खास कुछ जाती नहीं, बट सल्फर कुछ जाता है भाई ज़्यादा इसमें। जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी भी इसमें टच जाते हैं ना, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट इसमें ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, बट सल्फर ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, चलो देखते हैं। हैव मैन और एलोट्रोपिक फॉर्म्स बट इंपॉर्टेंट वंस आर, मतलब कि बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं सल्फर की, बट कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं। तो इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं, जिसे रोम्बिक सल्फर जिसे अल्फा सल्फर बोला जाता है, और मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बीटा सल्फर बोला। ये बहुत बार पूछे गए, बोर्ड लेवल पे भी पूछे गए, जेवीएन लेवल पे भी पूछे गए, एडवांस लेवल पे भी पूछे गए। इसका मतलब ये है कि इसे रटना होगा भाई, समझ में आए तो अच्छा है, वरना रट लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अल्फा सल्फर जिसे रोम्बिक सल्फर बोला जाता है वो क्या बताता है अपन को। ये बताता है भाई, येलो कलर है इसका, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बीटा सल्फर से कम है भाई इसका। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मतलब कि इसकी क्या लगा दो, मतलब कि बीटा सल्फर से इसकी ज़्यादा है। पानी में इनसोल्युबल है, CH2 में क्या होगा, ये सोल्युबल होगा। नॉन पोलर अप्रोच मतलब कि कैमिलोमिनोसिन को शो कर सकता है, ऐसे कह सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्लाइटली सोल्युबल होता है बेंजीन में, अल्कोहल में, ईथर में, ये पता होना चाहिए तुम्हें। फॉर्मूला इसका एसिड होता है, और फॉर्मूला ये ऑपरेशन जब करते हो रोल सल्फर को CH2 में, तब ये बन जाता है भाई सल्फर स्टिक्स, मतलब कि फॉर्म में। और स्टेबल होता है 369 केल्विन टेम्परेचर से नीचे क्या हो जाता है, स्टेबल होता है भाई। चलो अच्छी बात है, ये सारी बातें ठीक है। उसके बाद में बीटा सल्फर के बारे में क्या बताया इसने बताया मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका ज़्यादा मिलेगा अल्फा सल्फर से, सीधी बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज़्यादा थी तो इसकी कम मिलेगी, सीधी सी बात है। वो CH2 में सोल्यूबल था, ये भी सोल्यूबल होगा CH2 में, ये पता होना चाहिए तुम्हें। वो 369 केल्विन टेम्परेचर से नीचे स्टेबल था, ये 369 केल्विन टेम्परेचर से अबव स्टेबल, ये पता होना चाहिए तुम्हें। और मेल्टिंग जब करते अल्फा सल्फर को जब मेल्ट करोगे तभी बीटा सल्फर बन जाएगा। इसका फॉर्मूला भी S8 होता है। चलो अच्छी बात है। अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, मतलब कि अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में अंतर बता दिया मैंने क्या क्या चीज़ें, लेकिन कुछ कॉमन बैटल हैं, बातें हैं एसिड के बारे में जो तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि डिफरेंस तो तुम्हें बोर्ड लेवल पर पूछेगा, 5 नंबर में डिफरेंस पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस बता, स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस बता सकते हो, सोल्यूबिलिटी का बता सकते हो, फॉर्मूला बता सकते हो, और तुम मतलब कि टेम्परेचर का डिफरेंस दे सकते हो कि ये अबव होता है बिलो होता है, ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं। बट कॉमन बातों से ये मैंने पूछा गया, कैसे पूछा गया वो बताते हैं भाई। तो कॉमन बात है, S8 एक रिंग, S8 रिंग इज ऑफ क्राउन शेप। अगर S8 सल्फर है, मतलब कि अल्फा सल्फर बीटा सल्फर कोई भी हो, वो उसकी क्राउन शेप बनाता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाती है भाई, ठीक है। और इसमें सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ 204 पिकोमीटर होती है, और एंगल इसका 107 डिग्री एंगल होता है। अल्फा सल्फर को अगर आप 369 टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करोगे तो बीटा सल्फर बन जाएगा, और बीटा सल्फर को 369 केल्विन टेम्परेचर से कम हीट करोगे तो अल्फा सल्फर बन जाएगा, सीधी बात है। चलो अच्छी बात है, आगे क्या बात। एट 369 केल्विन टेम्परेचर बोथ आर स्टेबल एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको बोला जाता है। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि भाई देखो अल्फा सल्फर को 369 टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करोगे तो बीटा बन जाएगा, बीटा को 369 केल्विन टेम्परेचर से कम हीट करोगे तो अल्फा बना देगा। बट अगर 369 टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उस वक्त ये दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं और उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। अब आ जाओ, बात क्या थी, क्राउन शेप में तुम्हें पता होना चाहिए बॉन्ड लेंथ कितनी होती है इसकी, 204 पिकोमीटर होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नीचे एक और आएगा। S6 की एक S6 की एक मतलब कि ये लगा लो कि एक चेयर फॉर्म भी आती है भाई, जैसे कि सल्फरेट है ना, वैसे ही S6 आता है। S6 की एक चेयर फॉर्म आती है भाई। चेयर फॉर्म में क्या होता है, चेयर फॉर्म में 6 सल्फर होते हैं भाई। सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, 205.7 पिकोमीटर हो जाती है। बॉन्ड लेंथ इसकी हो जाती है 102.2 डिग्री आ जाती है, बताना चाहिए। अब भाई इसमें नीचे क्या लिख रखा है, एट अराउंड 1000 केल्विन टेम्परेचर सल्फर एग्जिस्ट करता है एक S2 फॉर्म में, जो कि मतलब कि पैरामैग्नेटिक होती है डाइऑक्सीजन के साथ। अब इसमें पूछा क्या जाता है पता है, जेईमेन में ऐसे पूछा जाता है बस, S8 की रिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल उसका कितना होता है 204 पिकोमीटर, और वो बोलता है बॉन्ड लेंथ उसकी 204 पिकोमीटर दी है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री होता है, ठीक है। वो बोला चेयर रिंग फॉर्म में क्या हो जाता है, रिंग फॉर्म में क्या बॉन्ड एंगल बढ़ेगा,
क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ अपन की बढ़ जाएगी 205 हो जाएगी, बॉन्ड एंगल अपना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 102 हो जाए। ये पूछे जाते हैं भाई ऐसे, ठीक है। कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि S6 की रिंग में ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है या S8 की रिंग में होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि S8 की रिंग में ज़्यादा होता है। बहुत बार पूछा गया, मतलब कि मैं ये बता देता हूँ, तुम्हें ये रटना है पूरा, ये पूरा रटना है तुम्हें। इसमें कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे भी कंपेरिजन बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का ये सार है पूरा पूरा इंपॉर्टेंट, इसलिए पता होना चाहिए भाई तुम्हें। अब आ जाओ भी प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ कलरलेस, डेंस हो, ऑयली लिक्विड होता है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड है के बारे में बताएंगे अपन आज। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, मतलब कि सल्फर में आता है तो H2SO4 से कैसे कैसे आते हैं, एक रिएक्शन आती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्योंकि H2SO4 की जब पानी के साथ रिएक्शन करोगे लार्ज अमाउंट की हीट मतलब कि प्रोड्यूस होती है भाई, जिसे आप बोल सकते हो मतलब कि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इससे एक मतलब कि NCERT में एक रिएक्शन बनी है इससे, वो रिएक्शन बताऊँगा मैं तुम्हें, छाट के लाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। वो रिएक्शन है भाई ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, नो हाईली वोलेटाइल ड्यू टू दिस इट कैन बी यूज टू मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट्स, ठीक है। बहुत बात तो, लेकिन जेईई में ये रिएक्शन NCERT में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जेईई में। 2 मोल MX कंपाउंड ले लिया अपन ने, प्लस का H2O4 ले लिया। MX कंपाउंड मतलब कि M तुम कोई भी ले सकते हो, X अपन के पास हैलोजन H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाई तो HX बन गया, ठीक है, प्लस का M2SO4 कंपाउंड बन गया। ये रिएक्शंस बहुत बार पूछे गए हैं भाई, इसलिए मैंने मतलब कि बतानी समझी, ये रिएक्शन तो बहुत ही बार पूछे गए हैं। जैसे कि तुम्हारे पास क्या ही बताऊँ मैं, अब तुम्हारे पास यहाँ पे कॉपर ले लिया, यहाँ पे 2 मोल CuCl ले लिया, ठीक है। उसके H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाई ना तो यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, HCl निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस का Cu2SO4 बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत बार जेईई में पूछी गई, बहुत बार पूछी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे NaCl की पूछी गई थी, क्या NaCl मतलब कि सोडियम ले लिया यहाँ पे, NaCl की रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ, तो सबको पता है कि HCl निकलेगा यहाँ पे, प्लस का N2SO4 बनेगा। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यूज H2SO4 के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं भाई, फर्टिलाइज़र बनाने में H2SO4 के यूज़ किया जाते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ पेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, डाई पिगमेंट, डिटर्जेंट, इन्वर्टर, स्टोरेज, बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। और नेशन स्टेट में देखो तो इंडस्ट्रियल स्टैंड मतलब कि किंग ऑफ एसिडी से माना जाता है। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि पूछा गया है। अब देखो मैंने कितनी चीज़ें छुड़वाई तुम्हें, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्टअप किया था अपन ने सल्फर के बारे में, ये बताया मैंने तुम्हें पूरा पेज। उसके बाद में ये पेज मैंने तुम्हें छुड़वा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। उसके बाद में ये पेज भी मैंने छुड़वा दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बातें नहीं बताई मैंने तुम्हें, क्योंकि अभी भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आई सल्फ्यूरिक एसिड की, इससे एक रिएक्शन आई थी जो कि NCERT में है अपन के पास, ये रिएक्शन तुम्हें रटनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाकी तुम्हें रटना क्या है, एक तो ये रिएक्शन भूलनी भी नहीं है, और एक ये S8 की रिंग और S6 की रिंग में जो डिफरेंस है ना, ये तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है आज की वीडियो में। ओजोन वाला हाँ, ये कंपैरिजन भी याद रखना है। बस इतनी सी वीडियो है आज की वीडियो, करते हैं अभी एंड। मिलते हैं आपसे कल, और कल होगा अपन के पास हैलोजन फैमिली है ग्रुप 17। देखो नाइट्रोजन का जो है ना कंपाउंड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, उसको अगर तुमने रट लिया ना पूरी तरीके से, तो अगला ग्रुप 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए, तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। नाइट्रोजन के मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं ग्रुप 15 के, उसको रट लो, बिल्कुल पी जाओ उसको दिन रात, मतलब कितने रटते। मैंने कैसे किया था, सुबह रटता था, शाम को रटता था, फिर सुबह रटता था, शाम को रटता था, ऐसे ऐसे करके मैंने रटा है। और कैसे रटा है पता है, स्टार्टिंग में, ये तो देखो कहने की बात है, ऊपर वाली बात मैं बता दूँ तुम्हें। शुरुआत में जब कोई भी टीचर तुम्हें बताएगा ना, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, घंटा भी। अब जैसे कि तुम्हारा दोस्त लगा लो, कोई भी लगा लो मुझे, जब तुम अब जैसे कि मेरी बातें कर रहे हो ना, तो मेरी भी नहीं समझ में आएंगे, तुम्हें समझ रहे हो। बट जो नोट्स शेयर किया जाता है ना, उन नोट्स को स्टार्टिंग में पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बार पढ़ो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तीसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी समझ में। मैं सच बताऊँ ना, मेरे पी ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मुझे, बट मैंने धीरे धीरे करके स्टार्टअप किया। लिखा मैंने, जो टीचर्स नोट बताते थे ना, उन नोट्स को लिख करके कॉपी में, एक बार फिर से कॉपी में लिखता था मैं, 2 बार लिखता था। लिखने के बाद में फिर उसको देखता, थोड़ी थोड़ी जब दिमाग में आ जाती फिर उसको करता था पूरी तरीके से। कम से कम पी ब्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए पी ब्लॉग मेरा बेस्ट बन गया। समझ रहे हो, जिस चीज़ में तुम ज़्यादा वक्त लगाओगे वो चीज़ तुम्हारे आसान हो जाएगी। अब जैसे कि इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा, बट मुझे पता होता है, मतलब कि एक्सपीरियंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि जेईई मेन में क्या पूछा जाता है, एडवांस में क्या पूछा जाता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं।
इसलिए मैंने मतलब कि बताना समझा इम्पोर्टेंट। बाकी भाई तुम सब अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मेरा दिल नहीं मान रहा था इसलिए मैंने नोट्स शेयर किए। बाकी तुम्हें अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो भाई लाइक कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल ग्रुप 17 को स्टार्टअप करेंगे।